जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जो है हम अपने केजीएफ सीरीज़ में मिडिवल हिस्ट्री को थोड़ा शुरू कर रहे हैं। केमिस्ट्री बाद में भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, साइंस को। अभी हिस्ट्री को थोड़ा देखना ज़रूरी है, काफ़ी लोगों का डिमांड भी था। देखिए, आधार वही रहेगा, पिछले साल के प्रश्नों को हम देखेंगे और डिटेल जितना हो पाएगा, क्रिस्प चीज़ें वो हम देख लेंगे कि बस इन चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं अगर, तो हमारा परीक्षा में बहुत सारे सवाल सही हो जाए। तो मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत में हम 4-5 सवालों से ही लगभग उन सभी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे जहाँ से सवाल बनते हैं। थोड़ा सा डायग्राम के रूप में भी देखेंगे तो हमें चीज़ें और आसानी से समझ में आएगी। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा जय स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो जहाँ शेयर होगा उसके नीचे पीडीएफ भी शेयर हो जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है, देखने में ईजी है लेकिन हमारी स्टोरी यहीं से बिल्ड होगी। सवाल ये है कि सिंध को पहली बार किसने आक्रमण से विजय प्राप्त किया या फिर कब्जा किया। इस तरीके से सवाल पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम जो थे उन्होंने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया। ये सवाल 1991 में यूपी पीएससी के द्वारा पूछा गया था। अब साल सबको याद है, तो हम यहाँ से स्टोरी को बिल्ड करते हैं। तो इसका आंसर 712, 713 कोई भी इस भी हो सकता है। दो तरह के इतिहासकार हुए, उन्होंने दो डेट बताई। ज़्यादातर डेट 712 ही माना जाता है। कई जगह पे, थोड़े बहुत जगह पे 713 भी आपको देखने को मिल सकता है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डेट आगे पीछे एक साल हो जाता है कई जगह पे। तो 712 या 713 जो भी ऑप्शन देगा वो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे 712, 713 दोनों दे रखा है, लेकिन ये जो यहाँ पे दोनों दे रखा है तो यहाँ का आंसर 712 हो जाएगा जो उस समय के हिसाब से था। उसके बाद से जितने प्रश्न आए हैं वहाँ पर 712 ही या फिर 713 कोई एक डेट ही देखने को मिला है। तो ऐसे आपको टेंशन वाली बात नहीं है कि दोनों डेट दे दिया। अगर दोनों डेट दे भी देता है तो 712 को पहली प्राथमिकता देंगे, और नहीं तो फिर कोई एक डेट देगा तो आपका सही हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये हमारा मैप है तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि चीज़ें चल कहाँ रही हैं। तो हम सिंध की तरफ आते हैं। गुजरात को हमने पीछे छोड़ दिया, सिंध के पास हम पहुंच गए। बात है 8वीं सदी की शुरुआत की, जब उमायद खलीफ जो खिलाफत था वो अपना काफ़ी बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुका था मोहम्मद पैगंबर जी के जाने के बाद। अब उमायद खलीफ के ही खिलाफत है, जो खलीफ हम कहते हैं, तो उमायद खिलाफत के एक मिलिट्री जनरल हुए, सिपह सलार हुए, जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक उसी समय जब सिंध में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक राजा देखने को मिलेंगे जिनका नाम था राजा दाहिर। राजा दाहिर हिंदू राजा थे, उनका साम्राज्य सिंध प्रांत में था, और वो जहाँ पर थे वो उनका जो आपका राजधानी था उनके राज्य का, वो था अरोड़। अभी हम आगे देखेंगे। ये देखिए, जैसे अरोड़ है, ये अरोड़ यहाँ पर थोड़ा सा सिंध में अंदर, जैसे अगर आप इंडिया के साइड रहेंगे तो ये जैसलमेर है मान लीजिए, तो इसके आगे बॉर्डर पार करके जब आप पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा सिंध प्रांत, वहीं से शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर आपको अरोड़ देखने को मिलेगा। कभी आप मैप में भी सर्च करेंगे तो यही अरोड़ राजा दाहिर की राजधानी थी। अब होता क्या था कि ये जो आप देख रहे हैं कराची पोर्ट, कराची आपका बिल्कुल अरब सागर के पास एक पोर्ट है, बंदरगाह है। उसी के थोड़े ही दूर पर प्राचीन काल में, मध्यकाल में आपका एक शहर हुआ करता था, देबल मान लीजिए, देबोल, इस तरह से लोग बोलते हैं। तो देबल मान लीजिए एक शहर था, बंदरगाह शहर था। उसके आसपास समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। अब वो समुद्री लुटेरे क्या करते थे कि जब ये आपकी अरब सागर में जब ये अरब की जहाज़ आया करती थी व्यापार के लिए, तो उसको ये लोग लूट लेते थे। समुद्री जो आपके लुटेरे हैं वो आज भी आपके कई सारे, जैसे सोमालिया देश है तो सोमालिया देश के पास में आज भी हमारे कई सारे ऑपरेशंस होते रहते हैं उनके ख़िलाफ़ में। उसी तरीके का मान लीजिए ये देबल के पास में जो समुद्री लुटेरे थे, पायरेट्स थे, वो ये जहाज़ें जो अरबी जहाज़ आती रहती थी उसको लूट लेते थे। इससे नाराज़ होकर ये खबर जब पहुंची हजाज जो हैं बगदाद के उस समय गवर्नर हुआ करते थे, इराक़ के गवर्नर थे, उनके पास भी पहुंची। वो काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने कई बार इनको, राजा दाहिर को बोला कि आप एक्शन लीजिए इन लोगों के ख़िलाफ़ में,
नहीं तो फिर हमें कुछ देखना पड़ेगा। हमें बार बार अपने अरबी जो हमारे व्यापार करने वाले लोग हैं उनसे पता चल रहा है कि उनकी जहाज़ें लूट रहे हैं लोग, आपके देवल के पास में जितने भी समुद्री लुटेरे हैं। राजा दाहिर, ऐसा ये सब जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ ये चचनामा में लिखा है, चचनामा में, ठीक है, चाचनामा में लिखा हुआ है। तो चचनामा के हिसाब से ये स्टोरी बताई जा रही है, ऐसा अपने से कोई मनगढ़ंत इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो राजा दाहिर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, मतलब मना कर देते हैं कि मैं बहुत कड़ी सज़ा नहीं दूंगा और आप लोग जो बता रहे हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल सज़ा नहीं दूंगा। इस बात से आप इसको बहाना बोल लीजिए, आप इसको कारण बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, स्टोरी में फिर ट्विस्ट आता है। और उसके बाद जो हजाज हैं, यहाँ जो हजाज लिखा हुआ है, जो बगदाद के गवर्नर हैं, ये इराक़ के गवर्नर हैं, इराक़ में ही, इराक़ की राजधानी बगदाद है। तो वो भेजते हैं फिर मोहम्मद बिन कासिम को कि अब आप जाइए, एक्शन लीजिए और इसी बहाने साम्राज्य फैलाने का भी मौका मिल जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। मोहम्मद बिन कासिम एंट्री करते हैं सिंध। 712 का वो ईस्वी काल है, हम लोग अपने सोच में देख रहे हैं ये सब चीज़ों को। उसके बाद क्या होता है, अरोड़ पहुंचते हैं। पहले तो काफ़ी सारा देवल को आके वो कब्ज़ा कर लेते हैं, मोहम्मद बिन कासिम अटैक कर देता है, कई सारा लूटा पाटी मस्ती है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं अरोड़। अरोड़ जो कि राजधानी है, राजधानी में राजा आपको ज़रूर मिलेगा। वहाँ पर मौजूद थे राजा दाहिर। राजा दाहिर के साथ उनकी लड़ाई होती है। ऐसी एक कथा भी है, मतलब एक कहानी ये भी है कि राजा दाहिर के जो सबसे भरोसेमंद एक आर्मी जनरल थे, उनको लालच दे देते हैं मोहम्मद बिन कासिम की अगर दाहिर मर जाते हैं तो उसके बाद आपको गद्दी पे बैठा दिया जाएगा। तो एक तरीके से विश्वासघात के कारण भी इनकी लड़ाई कमज़ोर पड़ जाती है मोहम्मद बिन कासिम के ख़िलाफ़। लड़ाई होती है, युद्ध होता है, और युद्ध कहलाता है बैटल ऑफ अरोड़, यानी अरोड़ का युद्ध। कब हुआ ये हुआ वही 1712-13 के आसपास। तो कभी भी आपको मैच द कॉलम या मिलान करने वाले सवाल कभी भी देखने को मिलेंगे, तो उसमें आप अरोड़ का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ अरोड़ को 712-713 के आसपास जो भी साल उसमें लिखा हुआ होगा प्रश्न में, वो आप टिक कर देंगे या उसको चुन लेंगे आप जब भी आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना होगा तब। अब ये लड़ाई किसके किसके बीच हुई, तो अरोड़ का युद्ध 1712-13 में राजा दाहिर के संग हुई लड़ाई मोहम्मद बिन कासिम की, और राजा दाहिर इसमें मारे जाते हैं। राजा दाहिर के साथ उनके एक पुत्र थे, वो भी मारे जाते हैं। तो ये हमारी यहाँ से कहानी शुरू होती है मध्यकालीन की। तो यहाँ पर देखिए बात ऐसा है कि मोहम्मद बिन कासिम जीतने के बाद भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ राज नहीं कर पाते हैं। मुश्किल से 2-2.5 साल तक वो वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर पाते हैं। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कुछ इस तरीके से होती है कि वो भी एक अलग कहानी है। फिर इनका मर्डर हो जाता है एक्चुअली, तो वो ये मारे जाते हैं। ये बस समझ लीजिए कि 2-2.5 साल के ऊपर इनका कोई राज नहीं था। अब उसके बाद क्या होता है कि जो अरबी लोग वहाँ पे बसे थे, लोकल लोगों के साथ उनका रिलेशन डेवलप होता है, रिलेशन स्थापित होता है, और उसके बाद फिर व्यापार जो है वो अरबियों का फिर से वैसे ही होने लग जाता है और बेहतर होने लग जाता है, क्योंकि अब तो वो बस भी गए थे सिंध में। आगे देखते हैं। एक आपसे ये पूछा जा सकता है सवाल कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था सिंध पर, तो एक सवाल पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम शासक कौन थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन में आप लोगों को मोहम्मद बिन कासिम नज़र आएंगे तो मोहम्मद बिन कासिम ही सही उसका उत्तर होगा। 1-2 बार पिछले वर्षों के प्रश्न में ये पूछा गया है, पिछले साल में काफ़ी पहले ये सवाल पूछा जा चुका है। जब आपसे ये पूछा जाएगा, एक सवाल ये भी आया हुआ था कि उस समय खिलाफत कौन सी थी जब मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के लिए भेजा गया था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा उमैयद खिलाफत। और इसके सिपह सलार यानी कि मिलिट्री जनरल कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ हमें इतना स्टोरी हमें समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सिंध की जो ये घटना है जिसका मैंने आप लोगों को वर्णन किया, बताया उसके बारे में थोड़ा बहुत, ये हमें जानने को मिलता है चचनामा में। तो ये किताब कौन सी है, चचनामा। चचनामा का एक और नाम है फ़तेहनामा सिंध। अब फ़तेहनामा आप समझ ही चुके होंगे, फ़तेह करना मतलब जीतना। तो ये किताब में अगर मोहम्मद बिन कासिम को हीरो दिखाया गया या मोहम्मद बिन कासिम के अभियान को बताया जा रहा है, तो उनके लिए तो फ़तेह है, क्योंकि वो तो सिंध में आ गए। अब इसी बुक का एक और नाम है तारीख़ अल हिंद। तो हो सकता है कि चचनामा का नाम न देके आपसे पूछ दे फ़तेहनामा सिंध या फिर तारीख़ अल हिंद। तो तीनों एक ही किताब है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत पढ़ लेते हैं किताब अल हिंद, तारीख़ हिंद, तो
कल कई सारी किताबों में अल हिंद करके है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो स्टार्टिंग से ही आराम से देखते रहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है अली कूफ़ी ने। किसने लिखा है? अली कूफ़ी ने। क्या लिखा है? चचनामा। यहाँ से भी एक सवाल आपका कंप्लीट हो गया। एक सवाल ये भी कई बार, एक दो बार पूछा जा चुका है। अब चचनामा लिखा है अली कूफ़ी ने, एक और स्टेप आगे बढ़ के हम ये समझ लेते हैं कि किस भाषा में लिखा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन पता चलती है। मेन इन्फॉर्मेशन ही यहीं से पता चल रही है 8वीं सदी का सिंध के बारे में, राजा दाहिर के बारे में, उनकी लड़ाई मोहम्मद कासिम से हुई उसके बारे में। तो अली कूफ़ी ने इस किताब को पर्शिया में लिखा है, मतलब फ़ारसी में लिखा है। और ये फ़ारसी में डायरेक्ट लिखा है इन्होंने नहीं, ये सीधा सीधा पहली बार इन्होंने इस किताब को नहीं लिखा है, क्योंकि तो 13वीं सदी में इन्होंने लिखा है, लड़ाई इनसे 600 साल पहले हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि किसी ने तो किताब लिखा और उसका अनुवाद अली कूफ़ी ने 13वीं सदी में किया। तो 13वीं सदी में अली कूफ़ी ने चचनामा लिखा, वो उन पुस्तकों पे आधारित थी जो कि अरबी भाषा में, अरेबिक लैंग्वेज में उस लड़ाई के वर्णन को बताया जा चुका था। तो उस किताब का अनुवाद करते हुए, ट्रांसलेशन करते हुए पर्शियन भाषा में अली कूफ़ी ने ये पुस्तक लिखा, जिसका नाम क्या था? चचनामा। तो देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कि मूल रूप से ओरिजिनली ये जो किताब थी, जहाँ से ये चीज़ें लिखी गई हैं, वो अरबी भाषा में थी। उसका ट्रांसलेशन, अनुवाद करके फ़ारसी में किसने लिखा? अली कूफ़ी ने। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अब हमने एंट्री करा दिया मोहम्मद बिन कासिम का, मतलब मध्यकालीन की शुरुआत अब हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, इनमें से कौन से शासक आपके गजनवी यानी गजनवी वंश के संस्थापक थे या फाउंडर थे गजनविद डायनेस्टी के? यूपी पीसीएस में 2 बार आ चुका है, लोअर पीसीएस में भी आ चुका है। अल्पतगीन, महमूद गजनी, सेबुक्तगीन, इस्माइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेबुक्तगीन। अल्पतगीन नहीं होगा, ठीक है, सेबुक्तगीन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ सबुक्तगीन, सेबुक्तगीन कुछ भी बोल लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे। देखिए गजनवी जो वंश था, जो गजनवी एम्पायर था, साम्राज्य था, गजनवी आपका एम्पायर, तो ये साम्राज्य जो था, गजनवी साम्राज्य, ये आपका अफ़गानिस्तान में था। अफ़गानिस्तान के आसपास मान लीजिए कि इस बड़े साम्राज्य का स्थापना किया गया। तो गजनवी वंश जो है उसके संस्थापक कौन है? सबुक्तगीन। तो सबुक्तगीन एक प्रश्न आपका हो गया। अब इनके जो बेटे हैं वो हैं महमूद गजनी, ठीक है। सबुक्तगीन जो हैं वो खुद दामाद थे अल्पतगीन के। अल्पतगीन जो थे वो आपके उस समय के खिलाफत के आर्मी जनरल थे। उसके बाद इनके दामाद हुए सेबुक्तगीन, और सेबुक्तगीन ने देखा कि हमारे पास मौका है एक साम्राज्य स्थापित करने का, तो उन्होंने साम्राज्य स्थापित कर दिया जिसका नाम था गजनवी साम्राज्य। और उसके पहले उस वंश की शुरुआत की, गजनवी वंश की। तो पहले संस्थापक कौन हुए? जो फाउंडर हुए, जो फाउंडर है वो पहला शासक हो जाता है, जाहिर सी बात है। तो उसके शासक थे सबुक्तगीन। और इनके पुत्र का क्या नाम है? इनके बेटे का नाम है महमूद गजनी, जो 17 बार भारत पे आक्रमण करने आएगा आगे। अब हमें जो जानना है महमूद गजनी के बारे में, वो जानना है कि वो कब कब कौन से युद्ध लड़े जो महत्वपूर्ण वाले हैं, कब कब अटैक किए। आपसे यहाँ पे सवाल ये पूछा जा सकता है, 4 अलग अलग घटनाएं दी जाएंगी कि महमूद गजनी ने पहले कहाँ कहाँ अटैक किया, और आपसे बोला जाएगा कि इसको क्रोनोलॉजिकली, कालानुक्रमिक तरीके से इसको आप क्रमबद्ध तरीके से इसको लगाइए, ऑप्शंस को सही करिए। देखिए महमूद गजनी सबसे पहले चलते हैं भारत की तरफ। अफ़गानिस्तान से आगे निकल गए। अब इनको लगा कि साम्राज्य तो स्थापित हो गया, लेकिन अफ़गानिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा खेती अच्छी होती नहीं है। व्यापार से जो पैसे आ रहे हैं, चुंगी वगैरह से आ रहे हैं, वो तो ठीक है। भारत के बारे में हम बहुत सुने हुए हैं, क्योंकि अरब के जो आपके व्यापारी हैं वो सिंध में आ रहे हैं, वो गुजरात में व्यापार कर रहे हैं, वो आपके दक्षिणी हिस्से में व्यापार कर रहे हैं। तो व्यापार तो चल ही रहा है, व्यापार से वो लोग बड़े समृद्ध हो रहे हैं, तो हम भी चलते हैं। अब व्यापार तो करने आता नहीं है तो क्या करेंगे? लूटेंगे, क्योंकि हमको तो अटैक करने आता है। जिसके हाथ में आपने शुरू में हथियार थमा दिया, व्यापार की भाषा के पहले हथियार की भाषा थमा दिया, वो तो अपने तरीके से पैसा वसूलेगा। तो उनको लगा कि भारत को लूटते हैं। शासन के इरादे से महमूद गजनी ने भारत पे कभी आक्रमण नहीं किया। भारत पे आक्रमण किया, हर बार लूटो और अपना साम्राज्य चलाओ, अपना बजट मेंटेन करो। तो महमूद गजनी बढ़ते हैं भारत की तरफ। भारत की तरफ आगे बढ़ते ही उनको एक हिंदू शाही शासक का सामना करना पड़ता है, और ये जो हिंदू शाही शासक हैं, ये आखिरी हिंदू शाही शासक हैं पंजाब के आसपास के एरिया में, आपको देखने को मिलेगा।
ये इनका नाम क्या है, जयपाल। तो हिंदू शाही शासक के ये वंश के आखिरी राजा में से एक हैं। जयपाल से इनकी लड़ाई होती है महमूद गजनी की सन 1001 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा कि 1001 ईस्वी में सबसे पहले कौन इनको मिल गए, महमूद गजनी को, जयपाल। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अटैक हैं, इनको अभी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन आप एक आइडिया ये लगा लीजिए कि महमूद गजनी कहाँ कहाँ क्या क्या इन्होंने अटैक किया है। देखिए मथुरा 1018 ईस्वी के आसपास किया इन्होंने। तो हाँ, अपने उत्तर प्रदेश के मथुरा में इन्होंने लूटा है, लूटा पार्टी मचाया है। कन्नौज में अगर आप देखेंगे तो कन्नौज भी अपने उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तो कभी भी स्टेटमेंट अगर आपको ये दे दे कि महमूद गजनी मथुरा और कन्नौज पे भी इन्होंने आक्रमण किया है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि हम सोमनाथ मंदिर को जो इन्होंने लूटा है, महमूद गजनी ने जो लूटा है सोमनाथ मंदिर को, वो तो हमारे दिमाग में स्टेटमेंट बना रहता है। फिर हमें ये लगता है कि 17 बार जब अटैक किया तो 17 के 17 बार आक्रमण उधर ही कहीं गुजरात साइड किया होगा, यूपी में नहीं आया होगा। या फिर मथुरा, तो चलो ठीक है, एक बार मथुरा को भी लूट लिया होगा, कन्नौज तक नहीं आया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मथुरा भी अटैक किया, कन्नौज भी अटैक किया 1021 ईस्वी में, और बुंदेलखंड भी अटैक किया। अभी हम बुंदेलखंड के एक राजा के बारे में देखेंगे जो जिन्होंने महमूद गजनी को सफल नहीं होने दिया, उन्होंने हरा दिया था। तो ये कब अटैक किया, 1018 या 1019, थोड़ा डेट में विवाद रहता है, लेकिन उसके आसपास आपको ध्यान रखना है। और इस महमूद गजनी के जो भारत पे आक्रमण करने के 17 सालों का जो एक समय पड़ाव था, उसके आखिरी में जाके कहीं पे सोमनाथ मंदिर पे ये अटैक करते हैं। वहाँ के भी कौन राजा थे वो भी क्वेश्चन आता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये भी है कि जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, अटैक किया था, तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे? तो उस समय वहाँ के राजा थे भीम प्रथम, यानी भीम वन। तो इनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब वहाँ के शासक कौन थे, ये हमारा सवाल है और ये आ चुका है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भीम प्रथम। अब भीम प्रथम जी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या पता अगली बार और डिटेल में पूछ दें। तो भीम प्रथम जो है वो चालुक्य वंश, या फिर आप बोल सकते हैं उस समय सोलांकी चालुक्य वंश के ही एक, इनका उसके अंडर में एक और वंश था, सोलांकी वंश। तो सोलंकी वंश के ही एक राजपूत राजा थे जिन्होंने लगभग 1022 ईस्वी से 1064 ईस्वी के बीच में वर्तमान गुजरात के कुछ हिस्सों पर शासन किया। तो अब आप साल देखिए, 1022 में ये गद्दी पर बैठे हैं और उधर 1025, यानी कि इनके गद्दी पे बैठने के 3 साल के बाद, लगभग 3-4 सालों के बाद, महमूद गजनी का आखिरी अटैक आता है सोमनाथ के आसपास। यानी ये अभी गद्दी संभालें, समझ रहे होंगे। बहुत कम ऐसा बार होता है कि कोई राजा गद्दी पर बैठते ही अटैक करना, लड़ाई करना, सब कुछ कला कौशल सीख लेता है। तो अगर ये कहीं 1010 के आसपास गद्दी पर बैठते हैं तब शायद इतिहास कुछ और होता। तब क्या होता कि इनके गद्दी के बैठने पे 15-18 सालों के बाद कहीं जाके अटैक आता महमूद गजनी का। उसके बाद इतिहास शायद अलग हो सकता था, क्योंकि फिर आमने सामने की लड़ाई होती। फिर ऐसा नहीं होता कि सोमनाथ तक में अटैक में इनको कोई बहुत बड़ा रोकथाम जैसा कोई राजा नहीं मिलता। तो चलिए, इतिहास है, जो हमें जानना है वही जानना है। तो राजा भीम जो प्रथम थे वो चालुक्य वंश के राजा थे, सोलंकी वंश के राजा थे। ये जानना हमारे लिए प्रश्न के लिए सही है, ज़रूरी है। उसके बाद ये लगभग 1022 से 1064 ईस्वी तक राजा रहे, ये आइडिया लगने के लिए है आपके लिए। उसके बाद क्या होता है, मोढेरा में सूर्य मंदिर जो आपका बनाया हुआ है वो भी राजा भीम प्रथम के द्वारा ही बनाया हुआ है। इसको याद रखिएगा पॉइंट को। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है उससे आर्ट एंड कल्चर का जो सवाल है वो तैयार होता है। संस्कृति पे, भारतीय संस्कृति पे जो सवाल पूछा जाता है वो उस पर आप लोग पढ़ते हैं। तो अब ये यहाँ से ही आपका एक सवाल सही हो जाएगा कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो राजा भीम प्रथम के ही समय में बनवाया गया था। अब देखिए महमूद गजनी चलते हैं आगे। तो एक तो लड़ाई इनकी हो गई यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हो गई ना, इन्होंने अटैक किया और भीम प्रथम सामने खड़े थे। भीम प्रथम मतलब उस समय राजा थे। अब महमूद गजनी ने 1018-19 के आसपास आक्रमण किया था बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम था वो था जेजाक भुक्ती। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा क्या नाम था, जेजाक भुक्ती। तो जेजाक भुक्ती के उस समय शासक कौन थे जब महमूद गजनी ने जेजाक भुक्ती या बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था? ये भी अपने आप में एक सवाल है, कई बार पूछा गया है। तो इसका उत्तर है विद्याधर। तो राजा विद्याधर जी थे उस समय गद्दी पर।
वो चंदेल वंश के राजा थे। चंदेल वंश के राजाओं ने क्या क्या निर्माण कराया ये आप लोगों को पता है। एक बहुत फेमस मंदिर उन्होंने बनवाया है, उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जिन लोगों को भी पता होगा। एक दूसरे से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो चंदेल वंश के वो राजा थे विद्याधर जी, जिन्होंने महमूद गजनी को जीतने नहीं दिया बुंदेलखंड पे जब आक्रमण किया था महमूद गजनी ने। एक सवाल ये हमारा तैयार हो गया। अब हम थोड़ा सा जानते हैं महमूद गजनी के साथ में कुछ ऐसे इतिहासकार थे, दरबारी थे, जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। फिरदौसी जो ऑथर हैं शाहनामा के, वो किसके दरबारी थे, ये एक सवाल है। ठीक है, सेबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या फिर अल्पतगीन। तो शाहनामा के जो लेखक हैं फिरदौसी, इनका संबंध किसके दरबार से था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी। तो देखिए ये फिरदौसी हैं, फिरदौसी ने यहाँ लिखा शाहनामा। तो अब आपको ये किताब का केवल डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा और ये किसके दरबार में थे? महमूद गजनवी के। अब आगे देखते हैं। बहुत फेमस एक इतिहासकार हैं जो महमूद गजनी के साथ भारत आए थे, उनका क्या नाम है? उनका नाम है अल बरूनी। महमूद गजनी के साथ भारत का दौरा करने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम क्या है? इनका नाम है अल बरूनी। अब इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट हम जान लेते हैं। इंग्लिश आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, हिंदी में आप लोगों को बता देते हैं। गजनी के जो महमूद थे, गजनी एक एरिया था, तो गजनी के महमूद या महमूद गजनवी इसीलिए बोलते हैं, महमूद ऑफ गजनी बोलते हैं इनको। तो गजनी के महमूद ने 3 व्यक्तियों को संरक्षण दिया और ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला फिरदौसी हमने ऊपर देख लिया, जिन्होंने लिखा है शाहनामा। उसके बाद आते हैं अल बरूनी। अल बरूनी ने जो किताब लिखी उसका नाम है किताब अल हिंद, ठीक है, या तहकीके हिंद, भारत का इतिहास उसमें लिखा हुआ है। ये दोनों किताब आपको याद रखना है, किताब अल हिंद या तहकीके हिंद, इनका नाम घूम फिर के हमेशा आएगा। इस नाम से इन्होंने पुस्तक लिखा था। उन्होंने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी में अनुवाद किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा है उसका अरबी में किसने अनुवाद किया है? जब ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो इसका भी उत्तर आपको अल बरूनी ही मिलेंगे। वही अल बरूनी जिन्होंने किताब अल हिंद या तहकीके हिंद लिखी हुई है। तो ऐसे पॉइंट को जोड़िए, जब पॉइंट को जोड़ेंगे और इकट्ठे पढ़ेंगे तो फिर मज़ा आएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि आपके पकड़ में आ रही हैं चीज़ें। अब एक सवाल उतबी पे भी आया हुआ था कि उतबी जो कि दरबारी इतिहासकार थे वो किसके समय थे? तो इसका एक आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। क्या लिखा है ये दूसरा सवाल है और इसका उत्तर हो जाएगा किताब उद यामिनी और तारीख़ यामिनी। तो यामिनी से याद रखिएगा उतबी को, ठीक है, यामिनी से याद रखना है आपको उतबी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज अपना डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग इसके आगे फिर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चलेंगे, सटीक चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। मध्यकालीन इतिहास एक बार पूरा हो जाए, फिर एंशिएंट या मॉडर्न के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको उठाया जाएगा और बाकी जो अपना चलता रहेगा, पिछले साल के प्रश्न उत्तर वो आप लोगों को मिलता रहेगा समय समय पे। तो इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ शेयर कर दिया जाएगा थोड़ी देर में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।